Hello everyone, I am Professor N.B. Chate welcomes you all in the 18th lecture of Industrial AC Machine subject. So my dear students, we have discussed the various types of the single phase induction motor. In that I have already told you that there are 4 types of the single phase induction motor. First one is the split phase induction motor, or it is also called as resistance start induction run motor. Second one is the capacitor start induction run motor. Third one is the capacitor start capacitor run motor, and fourth one is the shaded pole induction motor. So in last lecture we have discussed about the split phase induction motor, right? तो स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर और ये कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर में क्या डिफरेंसेस हैं वो हमें आज के लेक्चर में देखना है, ठीक है? सो हियर in this motor the capacitor is connected in series with the starting winding which takes the leading current. ये मोटर में क्या करना है, कैपेसिटर कनेक्ट करना है आपको सीरीज में स्टार्टिंग वाइंडिंग के, ताकि आपका करंट क्या हो जाए वहां पे लीडिंग कंडीशन में जाए, ठीक है? या मोटर मध्ये कॅपॅसिटर स्टार्ट नावच दिलेलं आहे कशामुळे तिला, कॅपॅसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर, कारण एक कॅपॅसिटर कनेक्ट करायचं आहे आपल्याला तिथं ऑक्झिलरी वाइंडिंगच्याच म्हणजे स्टार्टिंग वाइंडिंगच्या सिरीज मध्ये, जेणेकरून तुला करंट हा आपला लीडिंग मध्ये मिळाला पाहिजे, ठीक आहे? देन सेकंड पॉइंट आहे, ॲज द कॅपॅसिटर इज यूज्ड ओनली ॲट स्टार्ट, फक्त स्टार्ट साठीच आपल्याला कॅपॅसिटर यूज करायचा आहे, त्यामुळे इट इज रेटेड फॉर इंटरमिटंट ड्युटी, त्यामुळे तो फक्त इंटरमिटंट ड्युटीसाठीच रेटेड केलेला असतो कॅपॅसिटर, अँड द कॉस्ट ऑफ विच डिक्रीजेस, त्यामुळं त्याची कॉस्ट सुद्धा डिक्रीज होते. रिलेटिवली स्मॉल एसी इलेक्ट्रोलिटिक टाइप कैपेसिटर इज यूज, यहाँ पे आपको एक स्मॉल इलेक्ट्रोलिटिक टाइप का कैपेसिटर यूज करना है कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर में. सो दिस मोटर हैज हाई स्टार्टिंग टॉर्क अबाउट 1.5 टाइम्स द फुल लोड टॉर्क. ये जो मोटर है आपकी कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर, इसका स्टार्टिंग टॉर्क ज़्यादा होता है और वो होता है आपका अबाउट 1.5 टाइम्स द फुल लोड टॉर्क, ठीक है? स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर से यहाँ का स्टार्टिंग टॉर्क ज़्यादा होता है, हाई होता है, ठीक है? तो यहाँ पे एक डायग्राम दिख रही है आपको कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर की. अभी स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर और ये दोनों में क्या डिफरेंस है, तो सिर्फ यहाँ पे अब अपने को क्या करना है, कैपेसिटर स्टार्टिंग वाइंडिंग के सीरीज में कनेक्ट करना है, बाकी ये एज इट इज डायग्राम रहेगी, ठीक है? यहाँ पे भी सेंट्रीफ्यूगल स्विच है, यहाँ पे भी मेन वाइंडिंग है, ये सप्लाई वोल्टेज है आपका, ठीक है? सिर्फ यहाँ पे एडिशन में क्या करना है, अपने को कैपेसिटर कनेक्ट करना है, इतना ही डिफरेंस है, ठीक है? तो इसके ऑपरेशन में क्या पॉइंट है, देखो, द ऑक्सिलरी वाइंडिंग कनेक्टेड इन सीरीज विद द कैपेसिटर, ऑक्सिलरी वाइंडिंग के सीरीज में हमें कैपेसिटर कनेक्ट करना है. सो ऑक्सिलरी वाइंडिंग कनेक्टेड इन सीरीज विद द कैपेसिटर ड्रॉज अ लीडिंग करंट. अभी ये ऑक्सिलरी वाइंडिंग में से जो करंट ड्रॉ हो जाएगा I2, वो लीडिंग में जाएगा, व्हाइल द मेन वाइंडिंग कंटिन्यूज टू ड्रॉ लैगिंग करंट. मेन वाइंडिंग आपकी लैगिंग करंट ही ड्रॉ करेगी, क्योंकि मेन वाइंडिंग इंडक्टिव नेचर में है और स्टार्टिंग वाइंडिंग आपकी रेजिस्टिव नेचर में है, ठीक है? और स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर में हमने क्या किया था, रेजिस्टिव नेचर में थी स्टार्टिंग वाइंडिंग, तो I2 अपन V के इन फेज में लिया था और I1 सप्लाय वोल्टेज के लॅगिंग कंडिशन में लिया. आता इथं कॅपॅसिटर ऍड केल्यामुळं काय होईल, स्टार्टिंग वाइंडिंग रेजिस्टिव्ह सर्किट सारखीच वर्क होणार आहे आणि त्याच्या सिरीजमध्ये कॅपॅसिटर टाकणार आहे, टाकलंय आपण इथं, त्यामुळं आरसी सिरीज सर्किट सारखं हे वर्क होईल सर्किट. आणि आरसी सिरीज सर्किट मध्ये करंट हा व्होल्टेजच्या कसा असतो, लीडिंग मध्ये, आणि ही मेन वाइंडिंग इंडक्टिव्ह नेचर मध्येच असल्यामुळं I1 जो करंट आहे हा V च्या लॅगिंग मध्येच असणार आहे. सो ड्यू टू दिस फ्लक्सेस प्रोड्यूस अ रोटेटिंग मॅग्नेटिक फील्ड. आता या दोन्ही करंटमुळं परत इथं फ्लक्सेस प्रोड्यूस होतील आणि त्या फ्लक्सेस मुळे तिथं रोटेटिंग मॅग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होईल आपली, विच रिझल्ट्स इन द रोटेशन ऑफ द मोटर. त्यामुळे आपलं मोटर काय होईल, रोटेट होईल, ठीक आहे? So the current I1 through the main winding will lag behind the source voltage as the main winding is inductive. मी आता सांगितलं, करंट I1 जो आहे मेन वाइंडिंग मधून तो होतोय, तो लॅगिंग मध्ये असणार आहे सोर्स व्होल्टेजच्या, कारण मेन वाइंडिंग आपली इंडक्टिव्ह नेचर मध्ये. बट द I2 बट द करंट I2 through the auxiliary winding
ऑक्झिलरी वाइंडिंग मधून जो करंट फ्लो होतोय आपला I2 दॅट लीड्स द सप्लाय व्होल्टेज. आता तो लिडिंग मध्ये जाणार आहे सप्लाय व्होल्टेजच्या काही अँगलनं, सम अँगलनं, ड्यू टू द प्रेझेन्स ऑफ कॅपॅसिटर. कारण ही कॅपॅसिटर ऍड केल्यामुळे तो लिडिंग मध्ये जातोय. ठीक आहे. इथं आपण इन फेज मध्ये घेतला होता स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर मध्ये, इथं तो लिडिंग मध्ये घ्यायचा आहे. इतना ही डिफरेंस है दोनों मोटर में, स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर है, कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर में. ठीक है. सो हेन्स द अँगल बिटवीन द फ्लक्स प्रोड्यूस बाय I1 अँड I2 विल बी लार्ज. त्यामुळं जो अँगल असणार आहे दोन्ही फ्लक्स मधला, जे I1 आणि I2 न प्रोड्यूस केलेले फ्लक्सेस आहे, ठीक आहे, त्यामधला जो अँगल असणार आहे तो लार्ज असणार आहे. आणि त्या लार्ज अँगलमुळं, ड्यू टू दिस लार्ज अँगल, द स्टार्टिंग टॉर्क प्रोड्यूस बाय द कैपेसिटर स्टार्ट मोटर प्रोड्यूसेस अ लार्जर स्टार्टिंग टॉर्क. ये लार्जर एंगल की वजह से वहाँ पे स्टार्टिंग टॉर्क जो प्रोड्यूस कर रहा है ये कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, वो क्या करेगा, आपका लार्जर लार्जर स्टार्टिंग टॉर्क प्रोड्यूस करेगा एज कंपेयर टू स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर. So as soon as the speed reaches 75 to 80% of the maximum speed, then the centrifugal switch is automatically open circuited and the auxiliary winding along with the capacitor goes out of the circuit. आता इथं सुद्धा काय होतं की जेव्हा मोटरची स्पीड आपली 75 टू 80% होते मॅक्झिमम स्पीडच्या, तेव्हा सेंट्रिफ्युगल स्विच हे ऑटोमॅटिकली ओपन सर्किट होतं आणि ऑक्झिलरी वाइंडिंग अलॉंग विथ द कॅपॅसिटर हे सर्किट मधून आपले निघून जातात. ठीक आहे. हे सेंट्रिफ्युगल स्विच ओपन सर्किट झालं की काय होईल, आपलं स्टार्टिंग वाइंडिंग आणि कॅपॅसिटर दोन्ही काय होतील, सर्किट मधून निघून जातील. अँड देन द मोटर ओनली रन ऑन दी main winding. The induction motor will be then running only on the flux produced by the main winding. Clear आहे. इथं आपण 75 to 80% म्हणतोय स्पीड झाली मोटरची, की सेंट्रिफ्युगल स्विच काय होतं आपलं ओपन सर्किट होतं. स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर मध्ये आपण 70 to 80% म्हटलं होतं. ठीक आहे. एवढाच डिफरन्स आहे दोन्हीमध्ये. सो दिस इज द डायग्राम. ही आपण कुठलीही डायग्राम तुम्ही काढू शकता. ही डायग्राम काढा किंवा मग ही डायग्राम काढा, जी सोपी वाटते तुम्हाला. सारखेच डायग्राम आहेत, फक्त नोटेशन्स चेंज आहेत. ठीक आहे. त्यामुळे जी सोपी वाटते तुम्हाला ती एक्झाममध्ये काढू शकतो. आता याची फेजर डायग्राम पहा. सो दिस इज दी रेफरन्स फेजर. व्होल्टेजचा हा रेफरन्स फेजर घेतलेला आहे आपण. नंतर I1 हा लॅगिंग कंडिशन मध्येच घेतला आपण, व्हीच्या phi1 एवढ्या अँगलनं. आणि आता करंट I2 हा लिडिंग मध्ये घेतला, म्हणजे हा वरती घेतला फेजर आपण. म्हणजेच या दोघांमधला I2 आणि V मधला अँगल किती आपला 5. म्हणजे करंट I2 हा V च्या लिडिंग कंडिशन मध्ये गेला आणि हा I1 हा V च्या लॅगिंग कंडिशन मध्ये, आणि या दोघांचा रिझल्टंट असणार आहे आपला I. क्लिअर. तिथं आपण काय सांगितलं होतं, स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर मध्ये I2 आणि V इन फेज मध्ये घेतला होता, म्हणजे I2 चा फेजर इथं घेतला होता आपण, आणि I1 आणि I या दोघांचा रिझल्टंट आपण I घेतला होता खालच्या साईडला. राईट. ही डायग्राम तुम्हाला माहिती असेल. So this is only the difference between split phase induction motor, that is resistance start induction run motor and capacitor start induction run motor. एवढाच डिफरन्स आहे दोघांमध्ये. आता याची टॉर्क स्पीड कॅरेक्टरिस्टिक कशी आपण, की ड्यू टू द इन्क्रीज ऑफ व्हॅल्यू ऑफ अल्फा, इथं अल्फाची अँगल वाढलेली आहे. आता अल्फा म्हणजे कशातला अँगल आहे आपला, I1 आणि I2. लक्षात ठेवा, V आणि I1 मधला अँगल आहे phi1, V आणि I2 मधला अँगल आहे आपला phi2, आणि I1 आणि I2 मधला अँगल आहे आपला 90 अल्फा. ठीक आहे. आणि तो इथं लार्ज आहे आता. ठीक आहे. ड्यू टू द इन्क्रीज ऑफ व्हॅल्यू ऑफ अल्फा, द स्टार्टिंग टॉर्क ऑफ दिस मोटर इज हायर दॅन दॅट ऑफ द स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर. त्यामुळे इथं स्टार्टिंग टॉर्क जो आहे या मोटरचा स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर पेक्षा जास्त असणार आहे. So at the speed n is equal to ns, the centrifugal switch will be open circuited and the motor will operate only on the main winding. आता परत या स्पीडला n is equal to ns स्पीड झाली आपली, म्हणजे ऍक्च्युअल स्पीड आणि सिंक्रोनस स्पीड इक्वल झाल्या की सेंट्रिफ्युगल स्विच फक्त ओपन सर्किट होणार आहे आणि त्यानंतर मोटर आपली फक्त मेन वाइंडिंग वरतीच ऑपरेट होणार. सो दिस इज द टॉर्क, दिस इज द स्पीड. परत इथं n is equal to 0 आहे व्हॅल्यू. इथं n is equal to n0 ला मॅक्झिमम व्हॅल्यू मिळते आपल्याला टॉर्कची, आणि n is equal to ns ला, सॉरी, इथं n is equal to n0 ला सेंट्रिफ्युगल स्विच ओपन होतं
आणि ही ॲक्च्युअल स्पीड इथं सिंक्रोनस स्पीडच्या इक्वलमध्ये येते. ठीक आहे, समजलं? दिस इज दी टॉर्क स्पीड कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ कॅपॅसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर. नाव त्याच्यातला दुसरा टाईप आहे कॅपॅसिटर मोटर मधला, तो आहे आपला कॅपॅसिटर स्टार्ट कॅपॅसिटर रन. आता याच्यामध्ये आणि कॅपॅसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर मध्ये काय फरक आहे बघा. सो इन दिस मोटर देर इज नो सेंट्रिफ्युगल स्विच so that capacitor remains in the circuit and helps to improve the power factor under running condition. इथं सेंट्रिफ्युगल स्विच फक्त absent असतं. ठीक आहे, म्हणजे ते इथं कनेक्ट केलेलं नाहीये आपण या मोटरमध्ये सेंट्रिफ्युगल स्विच. त्यामुळे कॅपॅसिटर आपलं सर्किट मध्येच राहणार आहे कंटिन्यू आणि त्यामुळं हेल्प्स टू इम्प्रूव्ह दी पॉवर फॅक्टर अंडर रनिंग कंडिशन. त्यामुळे आपल्या रनिंग कंडिशन मधला जो पॉवर फॅक्टर आहे तो इम्प्रूव्ह होण्यामध्ये आपल्याला मदत होणार आहे. क्लिअर? So the power factor of this motor under running condition is high. त्यामुळे या मोटरचा रनिंग कंडिशन मधला पॉवर फॅक्टर हा हाय असणार आहे. क्लियर? एंड द ऑपरेशन इज ऑल्सो क्वाइट एंड स्मूथ, और इसका ऑपरेशन भी क्वाइट रहेगा एंड स्मूथ रहेगा. Then the torque under running condition is also higher than the capacitor start and split phase type motor. तो टॉर्क है आपका रनिंग कंडीशन का वो हाइयर रहेगा आपके कैपेसिटर स्टार्ट एंड स्प्लिट फेज टाइप के मोटर से. ठीक है, तो इसमें डिफरेंस दिख रहा है आपको. यहाँ पे देखो दोनों डायग्राम सेम है. तो यहाँ पे ये मेन वाइंडिंग है आपकी, ये स्टार्टिंग वाइंडिंग है, ये कैपेसिटर उसके सीरीज में कनेक्ट किया है, लेकिन यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल स्विच कहीं पे भी कनेक्ट नहीं किया है. तो इसकी वजह से ये कैपेसिटर ऑलवेज सर्किट में कनेक्ट रहेगा. तो उसकी वजह से ये कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क पहले दोनों मोटर से, यानी आपके स्प्लिट फेज है कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर से, इसका स्टार्टिंग टॉर्क ज़्यादा रहे. ठीक है, उसके नाम में ही उसका मीनिंग है. देखो पहला तो देखा था अपन ने रेजिस्टेंस स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर यानी स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर, तो उसमें सेंट्रीफ्यूगल स्विच कनेक्ट किया था अपन ने, लेकिन वहाँ पे कैपेसिटर नहीं था. ठीक है, तो उसकी वजह से वहाँ पे रेजिस्टेंस स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर बोला उसको. बाद में तो हम सेकंड टाइप का मोटर देखे थे कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर. तो कैपेसिटर वहाँ पे कनेक्ट किया अपन ने, ठीक है, ऑक्सिलरी वाइंडिंग के सीरीज में, और वहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल स्विच भी था. तो सेंट्रीफ्यूगल स्विच ऑटोमेटिकली ओपन सर्किट होता है जब मोटर की स्पीड 75 to 80% होती है सिंक्रोनस स्पीड से. तो उसकी वजह से स्टार्टिंग वाइंडिंग एंड कैपेसिटर दोनों सर्किट में से निकल जाते हैं और मोटर आपकी मेन वाइंडिंग पे ही रनिंग कंडीशन में रोटेट होती है. तो उसकी वजह से उसको नाम दिया है कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर. ठीक है, यानी कैपेसिटर सिर्फ स्टार्टिंग के लिए यूज किया था उसने, तो उसको नाम है कैपेसिटर स्टार्ट और इंडक्शन रन मोटर. अभी इसमें देखो कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर, यानी रनिंग कंडीशन में भी यहाँ पे कैपेसिटर कनेक्टेड रहता है ऑलवेज सर्किट में, तो उसकी वजह से उसको नाम दिया है कैपेसिटर स्टार्ट एंड कैपेसिटर रन मोटर. समझ में आया ये दोनों तीनों के ने इसमें डिफरेंस आपको. ठीक है, नाउ इसका ऑपरेशन क्या कैसे होता है देखेंगे. द ऑक्सिलरी और स्टार्टिंग वाइंडिंग कनेक्टेड इन सीरीज विद द कैपेसिटर. ऑक्सिलरी वाइंडिंग को क्या करना है आपको, सीरीज ऑक्सिलरी वाइंडिंग को आपको सीरीज में कनेक्ट करना है कैपेसिटर के, और उसकी वजह से ड्रॉज लीडिंग करंट. ऑक्सिलरी वाइंडिंग में से जो करंट फ्लो होगा वो लीडिंग में ही जाएगा, while the main winding continues to draw the lagging current. और मेन वाइंडिंग में से जो करंट फ्लो हो रहा है वो यहाँ पे भी लैगिंग कंडीशन में ही रहेगा. ठीक है, मेन वाइंडिंग कंटिन्यूज टू ड्रॉ द लैगिंग. नाउ ड्यू टू दिस फ्लक्सेस it produces a rotating magnetic field which results in the rotation of the motor. ये दोनों फ्लक्सेस की वजह से वहाँ पे रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी और उसकी वजह से अपना मोटर रोटेट हो जाएगा. ठीक है, नाउ नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया है कि द करंट I1 through the main winding, the current I1 through the main winding will lag behind the source voltage. The current I1 यानी आपका करंट जो मेन वाइंडिंग में से फ्लो हो रहा है वो है आपका I1 करंट, तो विल लैग बिहाइंड दी सोर्स वोल्टेज. वो सोर्स वोल्टेज से लैगिंग कंडीशन में है. ठीक है, सोर्स वोल्टेज से लैगिंग कंडीशन में है.
एज द मेन वाइंडिंग इज इंडक्टिव, क्योंकि मेन वाइंडिंग आपकी क्या है, इंडक्टिव नेचर में है, ठीक है। बट द करंट I2 थ्रू द ऑक्सिलरी वाइंडिंग लीड्स द सप्लाई वोल्टेज V बाय सम एंगल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कैपेसिटर। और यहाँ पे भी करंट I2 जो रहेगा ऑक्सिलरी वाइंडिंग में से जो करंट फ्लो रहा है I2, वो लीडिंग में रहेगा सप्लाई वोल्टेज से कुछ एंगल से, क्योंकि वहाँ पे कैपेसिटर प्रेजेंट है, ठीक है। सो हेंस द एंगल बिटवीन द फ्लक्सेस प्रोड्यूस बाय I1 एंड I2 विल बी लार्ज। तो उसकी वजह से जो एंगल प्रोड्यूस हुआ है यहाँ पे, hence the angle between the fluxes produced by I1 and I2 will be large। दोनों में एंगल जो है वो लार्ज रहेगा, ठीक है। So due to this large angle, the starting torque produced by the capacitor start motor produces a larger torque as compared to split phase induction motor। तो ये लार्ज एंगल की वजह से जो स्टार्टिंग टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है ये कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर, वो लार्जर स्टार्टिंग टॉर्क प्रोड्यूस करेगा एज कम्पेयर टू स्प्लिट फेज इंडक्शन। समझ में आया? सो हियर रोल ऑफ द कैपेसिटर, अभी कैपेसिटर का रोल क्या है इसमें, क्योंकि यहाँ पे कैपेसिटर सर्किट में से निकल नहीं जाता है, ठीक है। कॅपॅसिटर सर्किट मध्येच राहतो कंटिन्यू, कारण इथं सेंट्रिफ्युगल स्विच ऑब्सेंट आहे कॅपॅसिटर स्टार्ट कॅपॅसिटर रन मोटर मध्ये। बऱ्याच विद्यार्थ्यांना या कॅपॅसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर मध्ये आणि कॅपॅसिटर स्टार्ट कॅपॅसिटर रन मोटर मध्ये कन्फ्युजन होतं, ठीक आहे। बरेच विद्यार्थी एक्झाम मध्ये डायग्राम काढते वेळेस सुद्धा चुकीचा डायग्राम काढतात। लक्षात ठेवा कॅपॅसिटर स्टार्ट कॅपॅसिटर रन मोटर मध्ये इथे सेंट्रिफ्युगल स्विच ऑब्सेंट आहे आणि कॅपॅसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर मध्ये सेंट्रिफ्युगल स्विच तिथं प्रेझेंट आहे, ठीक आहे। ये दोनों मधला डिफरेंस लक्षात ठेवा डायग्राम में, क्लियर है। अभी यहाँ पे रोल क्या है कैपेसिटर का, द कैपेसिटर ऑलवेज रिमेन्स इन द सर्किट, so therefore it decides the performance of the motor at the time of starting as well as during the running condition। कैपेसिटर ये सर्किट में ऑलवेज प्रेजेंट है, तो उसकी वजह से वो क्या करता है आपके मोटर का परफॉर्मेंस स्टार्टिंग एंड रनिंग कंडीशन में वो कैपेसिटर परफॉर्मेंस उसका डिसाइड करता है, ठीक है। तो उसकी वजह से द सिलेक्शन ऑफ वैल्यू ऑफ कैपेसिटर इज कॉम्प्रोमाइज बिटवीन टू फैक्टर्स। तो उसकी वजह से जो कैपेसिटर की वैल्यू जो सेलेक्ट करनी है आपके को, वो दो फैक्टर में वैल्यू कॉम्प्रोमाइज होती है। एक तो हो कैपेसिटर की वैल्यू ऐसी चूज करनी है अपने को ताकि वहाँ का स्टार्टिंग टॉर्क अपने को हाई मिले, हाई स्टार्टिंग टॉर्क, और बेटर रनिंग परफॉर्मेंस, रनिंग कंडीशन अपन रनिंग परफॉर्मेंस भी अपना क्या हो जाए, बेटर हो जाए, ऐसा कैपेसिटर अपने को चूज करना है। तो यही रोल है आपके कैपेसिटर, ठीक है। अभी इसकी टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक ये है, सो दिस इज द टॉर्क, दिस इज स्पीड, ठीक है। तो सेम है, यहाँ पे सिर्फ स्टार्टिंग टॉर्क कैसा है, ज़्यादा है, ठीक है, लार्जर है एज कम्पेयर टू स्प्लिट फेज मोटर, ये ध्यान में रखो, ठीक है। समझ में आया तीनों डिफरेंस। इसके एप्लीकेशंस क्या है, फिर ग्राइंडर्स है, कॉम्प्रेसर्स में यूज होती है ये कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, ठीक है। देन कन्वेयर्स में, देन फैंस एंड एयर कंडीशनर्स में, रेफ्रिजरेटर्स में ये मोटर यूज होती है, ठीक है। अब ये दोनों में डिफरेंस क्या है देखो, स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर एंड कैपेसिटर मोटर में यहाँ पे आउटपुट इसका लो है, रेजिस्टेंस स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर का, इसका हाई है कैपेसिटर स्प्लिट फेज मोटर का, स्टार्टिंग टॉर्क इसका लो है, इसका हाई है कैपेसिटर मोटर, और फैक्टर रेजिस्टेंस स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर का लो है, इसका हाई है। इसके एप्लीकेशन क्या है, वॉशिंग मशीन, फैंस, ब्लोअर, सेंट्रीफ्यूगल पंप, स्मॉल इलेक्ट्रिकल टूल्स। इसके एप्लीकेशन क्या है देखो, ग्राइंडर्स, यहाँ पे हाई स्टार्टिंग टॉर्क लगता है वो इसके एप्लीकेशन हो गए, ग्राइंडर्स है, कॉम्प्रेसर्स है, रेफ्रिजरेटर्स है, एयर कंडीशनर्स हैं एंड ड्रिलिंग मशीन, ये इसके एप्लीकेशन, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर और मोटर, क्लियर है, समझ में आया दोनों में डिफरेंस। नाउ थर्ड टाइप जो है उसमें का कैपेसिटर मोटर का, वो है अपना टू वैल्यू कैपेसिटर मोटर। टू वैल्यू कैपेसिटर मोटर, तो इसमें दो कैपेसिटर यूज करना है देखो। तो दिस टाइप ऑफ मोटर एम्प्लॉयज टू कैपेसिटर, एक होता है स्टार्ट कैपेसिटर और दूसरा होता है रन कैपेसिटर। तो स्टार्ट कैपेसिटर इज रेटेड फॉर शॉर्ट रेटिंग एंड इज यूज फॉर स्टार्टिंग। स्टार्ट कैपेसिटर ये शॉर्ट रेटिंग के लिए रेट
शॉर्ट रेटिंग के लिए रेटेड होता है और वो स्टार्टिंग पर्पज के लिए ही यूज होता है, उसकी वजह से उसको नाम दिया है स्टार्ट। रन कैपेसिटर इज रेटेड फॉर कंटिन्यूअस ड्यूटी। रन कैपेसिटर रेटेड किया होता है कंटिन्यूअस ड्यूटी के लिए, एज इट इज यूज्ड अंडर रनिंग कंडीशन ऑल्सो। ये आपके सिलेबस में नहीं है टू वैल्यू कैपेसिटर मोटर, लेकिन फिर भी मैं आपको एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए ये बता देता हूँ। ठीक है, सो हियर अ सेंट्रीफ्यूगल स्विच इज यूज्ड टू डिस्कनेक्ट स्टार्ट कैपेसिटर। यहाँ पे भी आपको एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच यूज करना है आपके स्टार्ट कैपेसिटर को डिस्कनेक्ट करने के लिए। when the motor has reached about 70 to 80% of its full load speed। मोटर की स्पीड आपकी जब 70 to 80% बन जाएगी फुल लोड स्पीड से, तब आपको सेंट्रीफ्यूगल स्विच क्या करना होगा, डिस्कनेक्ट करना होगा, ताकि आपका कैपेसिटर वहां से डिस्कनेक्ट हो जाए सर्किट में से। ठीक है, स्टार्ट कैपेसिटर को डिस्कनेक्ट करना होगा। तो दिस मोटर इज यूजफुल वेयर द मोटर हैज स्टार्ट अगेंस्ट द व्हील। ये मोटर कहाँ पे यूज होती है, जहाँ पे आपको मोटर हेवी लोड्स के लिए स्टार्ट करनी है, वहाँ पे ये मोटर यूजफुल है। तो दी स्टार्टिंग टॉर्क इज अबाउट 2 to 2.5 टाइम्स इट्स फुल लोड टॉर्क। यहाँ पे स्टार्टिंग टॉर्क ज़्यादा है, ये कितना है 2 to 2.5 टाइम्स इट्स फुल लोड टॉर्क, स्टार्टिंग टॉर्क। ठीक है, ये इसका डायग्राम है, देखो ये है स्टार्ट कैपेसिटर, इसके सीरीज में हमने सेंट्रीफ्यूगल स्विच कनेक्ट किया है, और ये है रन कैपेसिटर। जब मोटर की स्पीड 70 to 80% बन जाएगी, तब ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच ऑटोमेटिकली ओपन सर्किट हो जाएगा और ये स्टार्ट कैपेसिटर आपका सर्किट निकल जाएगा। ठीक है, और ये रन कैपेसिटर सर्किट में ही रहेगा। ठीक है, और ये मेन वाइंडिंग है आपकी, ये है आपकी स्टार्टिंग वाइंडिंग, यहाँ पे सप्लाई देना। समझ में आया, ये है कैपेसिटर मोटर। समझ में आया ये सारे मोटर्स। ठीक है, अब तक 3 मोटर्स पढ़े अपन ने। पहला देखा था अपन ने स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज रेजिस्टेंस स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर। ये देखो, ये रेजिस्टेंस स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर है, इसमें स्टार्टिंग वाइंडिंग है कैपेसिटर, ये कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर है। इससे पहले देखा था अपन ने स्प्लिट फेज इंडक्शन, तो ये स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर है, इसमें ऑक्सिलरी वाइंडिंग है आपकी, उसके सीरीज में सेंट्रीफ्यूगल स्विच है, मेन वाइंडिंग है यहाँ। ठीक है, यहाँ पे कैपेसिटर नहीं है, तो उसकी वजह से ये स्प्लिट फेज इंडक्शन रन मोटर है, जिसको बोलते हैं, दूसरा नाम है रेजिस्टेंस स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर, रेजिस्टेंस स्टार्ट इंडक्शन। ठीक है, बाद में सेकंड टाइप का देखे थे मोटर, कैपेसिटर मोटर है ये, उसमें ये 2 टाइप्स है, कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन एंड कैपेसिटर रन आपके सिलेबस में। तो ये तीसरा भी मैंने लिया है आपके एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए। तो कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर में क्या किया अपन ने, यहाँ पे सिर्फ एक कैपेसिटर ऐड किया है। स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर जैसा ही कंस्ट्रक्शन है, यहाँ पे भी सेंट्रीफ्यूगल स्विच है, स्टार्टिंग वाइंडिंग है, मेन वाइंडिंग है, लेकिन यहाँ पे कैपेसिटर ऐड किया है। ठीक है, इतना ही डिफरेंस। और थर्ड टाइप की जो मोटर देखी अपन ने, वो है आपकी कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर। तो इसमें सिर्फ क्या करना है आपको, वो सेंट्रीफ्यूगल स्विच जो है उसको निकाल देना है, यानी सेंट्रीफ्यूगल स्विच यहाँ पे एब्सेंट रहेगी, बाकी डायग्राम एज इट इज रहेगी। स्टार्टिंग पावर पे कैपेसिटर है और ये तो इतना ही डिफरेंस है ये तीनों मोटर। और टू वैल्यू मोटर तो अलग है इससे। टू वैल्यू कैपेसिटर मोटर, इसमें 2 कैपेसिटर यूज किए हैं, स्टार्ट कैपेसिटर है, दूसरा रन कैपेसिटर, और ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच है इसकी सीरीज में। जब मोटर की स्पीड 70 to 80% हो जाएगी, तब ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच ओपन सर्किट हो जाएगा और ये स्टार्ट कैपेसिटर सर्किट में से निकल जाएगा। बाद में बचेगा रन कैपेसिटर, मेन वाइंडिंग है स्टार्ट हो। तो ये इसके जैसी वर्क होगी मोटर पे रनिंग कंडीशन में, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोड की जैसी वर्क होगी। ये मालूम हो रहा है आपको ये डायग्राम। तो ये 3 मोटर्स देखे, और एक लास्ट मोटर बचा है अपना, वो है शेडेड पोल इंडक्शन मोटर, that we'll see in the next lecture। ठीक है, तो thank you for watching this video lecture again, we'll meet in the next lecture। Thank you।